बात अब मुख्तार अंसारी की, जो कि सुपुर्द खाक हो चुका है, जिसका अंत हो चुका है। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। मुख्तार के दोनों भाई इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। अफजाल अंसारी और सिबाकतुल्लाह अंसारी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। उसका एक बेटा उमर अंसारी मौके पर मौजूद रहा। अब मुख्तार अंसारी के अंत के बाद सवाल भी कई सारे हैं। मुख्तार तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब आगे अंसारी परिवार का क्या होगा? उसकी IS 191 गैंग को कौन चलाएगा? क्योंकि बेटा जेल में है, पत्नी फरार है, बहू भी जेल में है। मुख्तार अंसारी को दरअसल पिछले कई दिनों से डर लग रहा था, डर सता रहा था। मानो उसे पहले से ही पता था कि उसका अंत होने वाला है, लेकिन हार्ट अटैक से उसका अंत होगा ये उसे भी शायद नहीं पता था। उसको एक साजिश का डर था और इस तरह के आरोप भी मुख्तार अंसारी की ओर से पिछले दिनों में कई बार लगाए गए थे कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बहरहाल PM रिपोर्ट की अगर बात करें तो PM रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। मौत के पीछे की वजह कार्डियक अरेस्ट ही बताई गई है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। गाजीपुर से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अभिषेक, फिलहाल तस्वीर क्या है? मुख्तार अंसारी तो सुपुर्दे खाक हो चुका है, लेकिन एक पूरा जन सैलाब उमड़ा था, लोगों का हुजूम जबरदस्त था सड़कों पर। जनाजे में जो तस्वीरों में हमने देखा, वापस लौट गए हैं क्या अपने घरों की ओर सभी लोग? लगभग लोग वापस लौट गए हैं और डिस्पर्सल के लिए पुलिस ने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। बाकायदा छोटे छोटे लाउड स्पीकर्स पर यह अनाउंस किया गया कि यहाँ पर सुपुर्दे खाक या कफन दफन पूरा हो चुका है मुख्तार अंसारी का, लिहाजा उनका परिवार भी यहाँ से जा चुका है। अब जो लोग भी अपनी आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखने या नमाज में शामिल होने आए थे, वो अब यहाँ से अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। ये बातें पुलिस ने बाकायदा लाउडस्पीकर पे कही, लेकिन शुरुआती दौर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उस तरह से प्रशासन ने उससे व्यापक तैयारियां कर रखी थी और इस बात का एहसास सीधे तौर पर था। साथ ही साथ चुनाव को लेकर पहले से ही अलर्ट है और इस बीच यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया कि इस बात का फ़ायदा उठाकर, इस बात का मौका लेकर कहीं कोई शरारत ना कर दे, कहीं कोई इंस्टिगेट ना कर दे, कहीं कोई इस मामले को दूसरा मोड़ या दूसरा रंग ना देने की कोशिश करे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। और मुख्तार अंसारी की जैसी पृष्ठभूमि रही, जिस तरह की राजनीति या अपराध में इतिहास उसका रहा, सीधे तौर पर कहा जाए तो ये होना बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अधिकारी जो बेहतर समझ रहे थे इस बात को, आला अधिकारी, उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर शासन तक पहुंचाया और एक फुल प्रूफ प्लानिंग हुई जिसमें बड़ा प्रशासनिक अमला, फोर्स डिप्लॉयमेंट बड़ी तादाद में किया गया। और ना सिर्फ फोर्स डिप्लॉयमेंट इसलिए भी कि पॉलिटिकल लोग भी पहुंच रहे थे और भीड़ के साथ साथ उन पॉलिटिकल लोगों को भी जाना था, जनाजे में शामिल होना था और कफन दफन के वक्त अंदर रहना था जहां पर कब्रिस्तान में। लिहाजा अंदर सबको नहीं जाने दिया गया। शुरुआती दौर में मुख्तार अंसारी के भाई, उनके परिवार के लोगों को जाने दिया गया। मिट्टी देने की जहां तक बात थी, मिट्टी देते समय एक तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, कैसे DM ने उनको रोका भी, अफजाल अंसारी को एक बार थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। ये शुरुआती दौर में मिट्टी देने की जो रस्म है कि मिट्टी दी जाती है, आखिरी मिट्टी, उसके लिए परिवार के लोगों से दिलवाई जाती है। और अगर आपको मिट्टी देने के लिए और भी लोगों को बुलाना है, क्योंकि इस तरह का सेंसिटिव मामला और ज़्यादा लोग मिट्टी देने आते तो भीड़ बढ़ती जाती, उस पूरे ग्राउंड में हद से हद 1000 से 1500 लोग इकट्ठा हो सकते थे। लेकिन अचानक से 3000 लोगों का आना और फिर बाहर भीड़ जमा हो जाना सीधे तौर पर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी एक चुनौती थी। और इसीलिए ये कहा गया कि आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। जिनको भी मिट्टी देनी है आपके परिवार को, उनको हम पहले ही अंदर कर चुके हैं और ज़्यादा लोग मिट्टी देने के लिए आएंगे तो यहाँ पर इस तरह की स्टैम्पेड की भी सिचुएशन हो सकती है। लिहाजा उस चीज़ के लिए मना किया गया और फिर कफन दफन का जो पूरी रस्म है वो पूरी हुई और परिवार फिर एक एक करके बाहर निकलता गया। सबसे पहले अफजाल अंसारी, उनकी गाड़ी में बाकी लोग, उनके बेटे छोटे वाले उमर अंसारी और परिवार के बाकी लोग, शिवगतुल्ला अंसारी और उनके बेटे भी। तो ये सब परिवार से जुड़े हुए लोगों को बाहर कर दिया गया था जब कफन दफन खत्म हुआ और फिर कब्रिस्तान से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूसरे ज़िलों से भी आए हुए थे। मुख्तार अंसारी का जिस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा और जिस तरह क्राइम की शुरुआत की,
उस वक्त इस तरह का क्राइम करने वाला या इस तरह से अपराध को कर फिर सामने निडर खड़े रहने वाले लोगों की बहुत संख्या नहीं थी। और शायद यही वजह थी कि उस वक्त उस तरह का नाम खड़ा हो गया था और धीरे धीरे ये नाम दहशत का अभिप्राय बनता रहा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो शुमार हुआ, या कहा जाए कि खादी जब पहन लिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वरदहस्त राजनीतिक भी मिलता रहा। और शायद यही वजह थी कि लोगों से संपर्क और रॉबिनहुड की इमेज बनाने की कोशिश अक्सर इस तरह के बड़े नामचीन अपराधी करते हैं, जैसा मुख्तार अंसारी भी हमेशा कोशिश करता था। और ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि भले ही बड़े धन्ना सेठ व्यापारियों से वसूलेंगे लेकिन गरीबों में बांटेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने 100 करोड़ लेकर अगर 1 करोड़ रुपए बांटा या इस तरह की मिसाल पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं एक बेस बैंक बनाया। और राजनीति में अपने बेस वोट को खड़ा करना भी ज़रूरी है, लिहाजा जेल में ही रहकर मुख्तार अंसारी चुनाव जीतता रहा। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं कि यहाँ के लोगों से सीधे जुड़ाव, और ख़ास तौर पर गरीब लोग जो बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्हें अपराधी, नेता या किसी आम शख्स में सिर्फ अंतर तभी पता चलता है जब उनके घर में मुसीबत आती है और वो मदद मांगने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जो पहले हाथ पकड़ता है वो उनका अपना हो जाता है। मुख्तार अंसारी ये बात बहुत अच्छे से समझता था और शायद यही वजह है कि इसीलिए यहाँ पर उस तरह का वोट बैंक वो तैयार कर पाया। और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी की बात की जाए तो माइनॉरिटी में उसका एक अपना कनेक्शन था और माइनॉरिटी के लोग समझते थे कि यहाँ से मुख्तार अंसारी का इस तरह का दबदबा ना सिर्फ उनके लिए भी बेहतर होगा बल्कि आगे और भी रास्ते खोलेगा। साथ ही साथ जो सैम ग्रुप की बात कही जाती थी, साहबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, वो भी अब खत्म है। मुख्तार अंसारी बिल्कुल अब खात्मा हो चुका है इस ग्रुप का। लेकिन एक गैंग IS 191 जो बनाया गया था मुख्तार अंसारी की ओर से, अब इस गैंग को कौन चलाएगा आगे? चूंकि बेटे दोनों जेल में, पत्नी फरार है, बहू भी जेल में है, इस गैंग का भविष्य क्या? और पूरे अंसारी फैमिली की अगर बात करें तो आगे क्या भविष्य नजर आता है? रसूख तो है परिवार का इलाके में। फोन पैच कर दो। अभिषेक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी अभिषेक इससे पहले बता रहे थे और किस तरह से अपनी पहचान मुख्तार अंसारी ने बनाई। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में किस तरह से उसका खौफ हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन अब खात्मा हो चुका है, अंत हो चुका है। अपराधों की, गुनाहों की एक लंबी फेहरिस्त रही है मुख्तार अंसारी के, लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए काम भी मुख्तार अंसारी ने किया। और यही वजह कि आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोग आसपास के उसके घर के रोते नजर आए और उसे मसीहा बताते नजर आए। अभिषेक इस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। जो गैंग है अभिषेक, उससे रिलेटेड मैं सवाल पूछ रही थी। मुख्तार अंसारी की ओर से गैंग बनाया गया था IS 191, अब उस गैंग को कौन चलाएगा? इलाके में तो परिवार का रसूख है, लेकिन परिवार के सदस्य नहीं हैं, आधे फरार हैं, आधे जेल में हैं। ऐसे में गैंग का, परिवार का भविष्य क्या आगे नजर आता है? बिल्कुल, यहाँ लोकल अगर जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें या यहाँ जो छाप छोड़ी गई है उसकी बात करें, तो अब्बास अंसारी की कदकाठी, रौब चलने का तरीका और यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उसी तरह का रहा है जैसा मुख्तार अंसारी का रहा है। यानी एक तरह से डुप्लीकेट मानते हैं लोग मुख्तार अंसारी का, अब्बास अंसारी को, लेकिन अब्बास अंसारी जेल में है। लिहाजा मुख्तार अंसारी परिवार में अब छोटे बेटे उमर के अलावा शिवगतुल्लाह अंसारी का बेटा मनु अंसारी है और निखत अंसारी है। यानी मनु अंसारी भी विधायक हैं और ये बात बिल्कुल मुख्तार अंसारी समझ रहे थे कि कैसे धीरे धीरे एक एक चीज़ मुख्तार अंसारी की चपेट में आ रही है, प्रशासन की चपेट में आती जा रही है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद, योगी सरकार के वजूद में आने के बाद, सीधे तौर पर कहा जाए तो ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं गया उत्तर प्रदेश में। जीता जागता एग्जाम्पल्स कहा जाए तो मुख्तार अंसारी खुद हैं कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में सिंडिकेट, कई राज्यों में खनन, बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप, बिजनेसों में, रियल स्टेट बिजनेसों में हस्तक्षेप और ब्लैक से वाइट बनाने का एक गोरख धंधा। जराइम की दुनिया से कमाए हुए पैसे को कैसे किसी वाइट बिजनेस में लगाना और फिर उस बिजनेस का मालिक बन जाना, ये अपराधियों ने सीख लिया था। और ये उस वक्त की बात है
जब अपराध धीरे धीरे ग्लैमराइज होना शुरू हो गया था। यानी बाहुबली होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और बाहुबली को लोग बहुत इज्जत की नज़र से भी देखते थे कि वो रॉबिन हुड है और अमीरों से छीनता है, गरीबों को देता है। लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आना शुरू हुई जब गरीब मासूम लोगों की ज़मीनें, गरीब मासूम लोगों की प्रॉपर्टीज़ को छीना जाने लगा, इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी, फिरौती मांगी जाने लगी, अपहरण होने लगे और तब धीरे धीरे ऐसे लोगों की पोल खुलना शुरू हुई। नहीं तो एक वक्त ऐसा था जब ये बहुत ग्लैमराइज था, बाहुबली होना, अपराधी होना, माफिया डॉन होना, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे पूर्वी भारत की बात की जाए तो। और ये धीरे धीरे जो कांच का जो एक बड़ा सा मर्तबान था ये टूटा और लोगों का जहन खुला और लोगों को पता चला कि असल में अपराधी किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता और सीधे तौर पर कहा जाए तो सिर्फ अपने मतलब के लिए वो कभी भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही कुछ मिजाज मुख्तार अंसारी का भी था, कई सारी घटनाओं में ऐसे देखने को मिला। आईएएस बिल्कुल वो मुख्तार अंसारी जिसके आगे अधिकारी और सरकारें तक इस सवाल पर करती थी, वो मुख्तार अंसारी अब मिट्टी में मिल चुका है, सुपुर्द खाक हो चुका है और जो रसूख उसका हुआ करता था वो भी अब खत्म हो चुका है उसी के साथ। आपका शुक्रिया फिलहाल अभिषेक इस पूरी खबर